આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ ગયા છે ભાવેશ શાહ, જેઓ જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે ટુડે ગ્લોબલ ડેવલપર્સના. એમના ઘણા બધા જે પ્રોજેક્ટ છે એ અહીંયા આગળ આપણે જાણીએ છીએ તેમ નવી મુંબઈની અંદર પનવેલ આ તમામ વિસ્તારની અંદર કરી રહ્યા છે. ચર્ચાની આપણે શરૂઆत કરીશું. तो भावेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. धन्यवाद जन्ना जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए. और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अटल सेतु जो हमने अभी शुरू होते हुए देखा है, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, एक जो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक इतिहास बना रहा है. सबसे लंबा जो सी पे बना हुआ ये अटल सेतु हम खुलता हुआ देख रहे हैं. अब लोग उसका उपयोग भी करने लगे हैं. 2 घंटे की जो फासला था वो अब हम 20 मिनट में तय कर पाएंगे. रियल एस्टेट के लिए ये कितना महत्व का ये अटल सेतु जो है बनता हुआ देख रहे हैं. नवी मुंबई, पनवेल, इन सब के लिए ये कितना महत्व का, बहुत सारे लैंड पार्सल भी खुल जाएंगे. तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सेतु से बनती हुई आप देख रहे हैं. बिल्कुल जर्ना जी, एक संस्कृत का श्लोक है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा. श्लोक है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जिस तरह की आपकी नज़र है उसी तरह की आपको दुनिया दिखाई देती है. तो जब ये अटल सेतु की बात करते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं. मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, नवी मुंबई कर के लिए नहीं पर पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है. अगर कुछ फैक्ट्स की बात की जाए तो ये 21.8 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा सी ब्रिज है. और अगर जर्ना जी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो विश्व का ये 12वां सबसे बड़ा सी ब्रिज है. तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया इतने कम समय में, तो ये भारत देश के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है. जैसा कि आपने बताया कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी. जो पहले 2 घंटे का समय लगता था, अब 18 से 20 मिनट में दूरी तय की जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मुंबई और नवी मुंबई को 2 कनेक्शन थे. पहला था एरोली मुंबई कनेक्टर और दूसरा था वाशी कनेक्टर. इसके आने से एक और कनेक्टर, तीसरा कनेक्टर भी खुल जाएगा. सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डेफिनेटली टाइम तो सेविंग होगा ही, पर इसके अलावा भविष्य में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नवी मुंबई में प्लानिंग है, जैसा कि हम सबको पता है कि मार्च 2025 के आसपास ये ऑपरेशन होने वाला है, तो काफ़ी लोग जो साउथ मुंबई में रहते हैं वो भविष्य में यहाँ पर एयरपोर्ट यूज़ करेंगे, जिससे सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में भी ट्रैफिक कम होगा. डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो साउथ मुंबई में रहते हैं धीरे धीरे नवी मुंबई में प्रॉपर्टीज़ को पसंद करेंगे. काफ़ी लोग जो वेकेशंस के लिए, छुट्टियों के लिए लोनावाला या फिर अलीबाग या माथेरन जाते हैं, उनके लिए भी रास्ता और सफ़र बहुत आसान होगा. तो ओवरऑल नवी मुंबई के मार्केट को बहुत बेनिफिट पहुंचेगा, प्रॉपर्टी मार्केट को बेनिफिट पहुंचेगा और मुंबईकर को भी समय की बचत होगी. तो डेफिनेटली 12 जनवरी को ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे भूतपूर्व वन ऑफ द बेस्ट प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नाम से जो अटल सेतु तैयार किया गया है, मुझे लगता है कि नवी मुंबई वालों के लिए ये एक हिस्टोरिक दिन है. और ये नवी मुंबई की जो स्काईलाइन है आने वाले 2 से 3 डेकेड के लिए हमेशा के लिए बदल के रख देगा. जी, तो અહીં આગળથી આપણે અટલ સેતુની આ કનેક્ટિવિટીની ઉપયોગિતા, એની ખાસિયતોની ખાસ વાત કરી છે. મુંબઈકર માટે તો છે જ છે, પરંતુ આ મોટો આશીર્વાદ સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને નવી મુંબઈ પનવેલ વિસ્તારને માટે. અને એની સ્કાયલાઇન આપણે જે રીતે વાત કરીએ આવનારા દશકની અંદર બદલાતી દેખાઈ શકે છે. ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીશું. ભાવેશભાઈ, जो चर्चा इसके साथ ही शुरू हो गई है कि अब पनवेल, नवी मुंबई की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे, अब कितने बढ़ सकते हैं? जिस तरीके की चर्चाएं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से एक रॉकेट स्पीड से कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं. एज अ डेवलपर आपको क्या लगता है, कीमतों में उछाल तो हो सकता है, पर कितना? आपकी क्या राय है? मेरी राय तो मैं जर्ना जी एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 अलग अलग इंसान को पूछोगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, तो एक इंसान कहेगा सूरज की रोशनी से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि वो मॉर्निंग पर्सन है. और वही आप दूसरे इंसान को कहोगे तो कहेगा कि चांद की चांदनी से ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ नहीं. तो ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है.
अभी आप तरह तरह के ओपिनियन आप न्यूज़पेपर में और रियल एस्टेट में देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्राइजेस में इतने उछाल आएंगे कि प्राइजेस डबल हो जाएगी, और वहीं पे एक ओपिनियन ऐसा भी है कि पिछले 3 से 5 साल में प्राइजेस ऑलरेडी नवी मुंबई में इतने बड़े हैं कि यहाँ से प्राइजेस ऊपर जाना संभव नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो दोनों के बीच का ओपिनियन है। डेफिनेटली मैं डिसएग्री करता हूँ कि रातों रात प्राइजेस डबल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट कोई मैजिक नहीं है कि एक इवेंट की वजह से रातों रात प्राइजेस डबल हो जाए। बट साथ ही यह ओपिनियन भी गलत है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आने से नवी मुंबई के मार्केट में चेंज नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल नवी मुंबई रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे, पर वो ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं 20 से 40% को लेकर। वो रेंज भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नवी मुंबई अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। कुछ मार्केट ऐसे हैं जो अटल सेतु के एकदम पास हैं, वहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट ज़्यादा होगा। जैसा कि अगर आप उल्वे मार्केट की बात करें, पुष्पक नोड की बात करें, पनवेल की बात करें, द्रोणागिरी की बात करें, दे आर मच क्लोजर टू अटल सेतु। तो मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट को बेनिफिट ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर टीयर 2 की बात करें तो खारघर या फिर अपकमिंग जो एरिया है अपर खारघर, ऐसे एरिया में भी बेनिफिट होगा, बट दैट विल बी कंपेरेटिवली लेसर अगर आप पनवेल उन सब की बात करें तो। ओवरऑल यस, डेफिनेटली प्राइजेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि आज भी नवी मुंबई में मुंबई के मुकाबले प्राइजेस अफोर्डेबल है। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट लैंड प्राइजेस और इवन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्राइजेस विल गो डबल। कहीं ना कहीं मेरा अंदाज है कि 20 से 40% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज स्टिल अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। ઓકે, તો નવી મુંબઈ પનવેલની અંદર વિસ્તાર પ્રમાણે આપણે જે કિંમતો છે પ્રોપર્ટીની એ વધતા જોઈ શકીશું, પરંતુ સરેરાશ જે અહીંયા આગળથી આવી રહ્યો છે 20 થી 40% કિંમતો વધતી દેખાઈ શકે છે। આ એક આપણે અંદાજ અહીંયા આગળથી લગાવી શકીએ છીએ। भावेश जी, अब आगे आपसे ये समझना है कि जब हम अगर बात करते हैं नवी मुंबई की, पनवेल की, तो वहाँ की ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि लोग वहाँ पे जाके अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं? तो इसके बारे में आप हमें बताइए। झरना जी, वाई नवी मुंबई तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, नवी मुंबई की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे शहरों से अलग बनाता है। सबसे पहले तो नवी मुंबई के बारे में आपको बता दूं, ये प्लान्ड सिटी है, वेल प्लानिंग के थ्रू बनाया गया है, और इस वजह से ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पर आपको फिजिकल और सोशल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे। कई बार सिटी बहुत अच्छे होते हैं पर उसमें कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग होता है। फिजिकल की बात करें तो डेफिनेटली रेल का कनेक्टिविटी, रोड का कनेक्टिविटी और अब सीवरेज का कनेक्टिविटी। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नवी मुंबई में आज आपको बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क और रिक्रिएशन एरिया डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप 2021 का अगर सर्वे देखें तो नवी मुंबई वाज 3rd क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा साथ ही साथ आज जो युवा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अफोर्डेबिलिटी इन प्राइस। तो नवी मुंबई में आज भी आपको अफोर्डेबल घर मिल जाएंगे जो 40-50 लाख की रेंज से शुरू होते हैं। तो जब आप ये सारे फैक्टर्स मिला देते हैं, अफोर्डेबिलिटी इन प्राइस, क्लीन सिटी, प्लान्ड सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नवी मुंबई बहुत आकर्षक ऑप्शन या अल्टरनेट लिविंग डेस्टिनेशन बन के आपके सामने आता है। ઓકે, તો આ તમામ ખાસિયતો છે કે નવી મુંબઈની અંદર તમારે કેમ તમારી ઘરની પસંદગી કરવી જોઈએ, ત્યાં આગળ કેમ લોકો એક પસંદ કરી રહ્યા છે પોતાના ઘર ખરીદીને પોતાનું જીવન ત્યાં વ્યતીત કરવાની, એની આપણે વાત કરી છે। ભાવેશ जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे बात की, सबसे पहले हमने शुरुआत की अटल सेतु से, जो बहुत ही अभी हम देख रहे हैं कि एक जैसे कि हमने चर्चा की ऐतिहासिक चीज़ होती हुई हम देख रहे हैं जिसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने ये भी बात की कि प्राइस में थोड़ा उछाल आना चाहिए और क्यों लोगों को वहाँ पे पनवेल और वाई नवी मुंबई, इसकी हमने बात की। पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एरिया कैसा रहेगा और इन्वेस्टमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बनती हुई आप देख रहे हैं? जना जी, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत कुछ इन्वेस्टर की सोच पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर की सोच उस तरह की है कि जिस तरह की डेली ट्रेडर की होती है, या फिर कई लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 महीना 2 महीना, तो मुझे नहीं लगता कि नवी मुंबई मार्केट आपके लिए है, क्योंकि 2 से 3 महीने में ओवरनाइट यहाँ पे कुछ मैजिक नहीं होने वाला है।
अगर आपकी सोच लॉन्गर टर्म होराइजन है, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड मार्केट टू इन्वेस्ट और यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 18 to 24% रिटर्न पर एनम वेरी इजीली. ઓકે તો નવી મુંબઈની અંદર રોકાણની કેમ તક બનેલી છે એની પણ આપણે વાત કરી છે. ભાવેશજી, નવી मुंबई को हमने बहुत बढ़ते हुए भी देखा है, बहुत ग्रोथ देखा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उसकी ग्रोथ स्टोरी भी हमारे साथ शेयर करें. बिल्कुल बिल्कुल. नवी मुंबई के बारे में आपको बता दूं कि आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, पर नवी मुंबई के जो आइडिया है दैट वाज कंसेप्चुअलाइज इन 1960s, यानी ऑलमोस्ट 60 साल हो गए जब वो आइडिया पहली बार कंसेप्चुअलाइज किया गया था. और 1971 में सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत. और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली 16 नोड थे, जैसे कि एरोली, वाशी, कोपरखेरने, सानपाड़ा, जूहीनगर, नेरुल, कामोठा, खारगर, ये सबको धीरे धीरे सिडको के अंदर लाया गया. आसपास में ट्रेन और सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया. पर जो रियल ग्रोथ स्टोरी चालू हुई वो अर्ली 2000 से चालू हुई और पिछले 20 सालों में नवी मुंबई का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार नवी मुंबई सुर्खियों में बना हुआ है. ઓકે, તો નવી મુંબઈની આપણે જ્યારે વાત કરીએ તો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણો બધો ગ્રોથ અહીંયા આગળથી થયો છે, એની કઈ રીતનું ડેવલપમેન્ટ છે એની પણ આપણે વાત કરી. આ ચર્ચા આપણે આગળ ચાલુ રાખીશું, પરંતુ હાલ મારે લેવો પડશે એક બ્રેક. તો લઈએ એક બ્રેક અને ઝડપથી પાછા મળીને આ ચર્ચામાં આગળ વધીએ. બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આપણે હવે ઉભરતી નવી તકો રિયલ એસ્ટેટ માટે જે પનવેલ નવી મુંબઈની અંદર બની રહી છે એની ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે આ ચર્ચામાં ભાવેશ શાહ જોડાયેલા છે. चर्चाમાં આપણે આગળ વધીએ. भावेश जी, हमने रेसिडेंशियल की भी बातें की, पर अगर हम कमर्शियल की बातें करना चाहें, कमर्शियल के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो कमर्शियल के लिए एक कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस नवी मुंबई पनवेल के एरिया में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए झरना जी, कोई भी शहर अगर विकास चाहता है तो मुझे लगता है प्योरली रेजिडेंशियल के बेसिस पे किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता. कमर्शियल रेजिडेंशियल के साथ जब तक कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं आएगा तब तक लोग वहाँ पर जॉब करने नहीं आएंगे और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं बनेंगे. पूना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से कमर्शियल डेवलपमेंट आने से पिछले 2 से 3 दशक में पूना का बहुत डेवलपमेंट हुआ है. और नवी मुंबई के लिए अच्छी खबर ये है कि आज जो MIDC एरिया में जो कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है और जो BKC2 खारगर के आसपास प्लान हो रहा है, उसके देखकर ये लगता है कि आने वाले 1 से 2 डेकेड के अंदर या स्पेशली आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कमर्शियल डेवलपमेंट भरपूर होगा. और आज जो नवी मुंबई कर जॉब के लिए मुंबई जा रहे हैं उनके लिए नवी मुंबई में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी. भावेश जी, एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगी. पनवेल एयरपोर्ट आने से भी कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों को बूस्ट मिलेगा? डेफिनेटली मैडम, देखो कमर्शियल एयरपोर्ट आने से बूस्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब कमर्शियल एयरपोर्ट आता है तो वो साथ में बहुत सारे जॉब्स लेके आता है. आप एयरपोर्ट आने से जब 40 से 50 हज़ार जॉब लोग यहाँ पर रहना चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर स्थापित भी होते हैं. तो ये वही लोग हैं जो पनवेल के आसपास रहना पसंद करेंगे और वहाँ पर जॉब करना पसंद करेंगे. तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही एक्टिविटी को बहुत बूस्ट मिलेगा. ઓકે, તો આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે ખસ્સી એવી ઇન્ફ્રા અને કનેક્ટિવિટીનો જે લાભ છે અહીંયા આગળથી આ એરિયાને મળી રહ્યો છે, તો ગ્રોથની ઘણી બધી શક્યતાઓ આ વિસ્તારની અંદર બની રહી છે. अब अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरीके का पॉपुलेशन है, किस तरीके के लोग यहाँ पे रहना या किस तरीके के ऑफिसेस, कमर्शियल रेसिडेंट, ओवरऑल हम क्राउड की बात करें तो किस तरीके का इस एरिया में है? चरना जी, ओवरऑल ये काफ़ी यंग सिटी है मैं कहूँगा. अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो 11 लाख का पॉपुलेशन था. 2021 में कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली सेंसस हुआ नहीं, पर अंदाज है कि 15 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है. ज़्यादातर लोग 30 से 35 वर्ष के युवा लोग हैं जो आसपास के एरिया से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं और उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब के लिए मुंबई जाते हैं. तो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल कंपेरेटिवली इट्स अ वेरी यंग सिटी और अभी भी इस सिटी में विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं. ઓકે, તો ખાસા યુવા વર્ગ જે છે એ આપણને અહીંયા આગળ નવી મુંબઈની અંદર આ વિસ્તારને પસંદ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે, તો એની પણ આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ વાત કરી છે.
अब अगर भावेश जी हम रियल एस्टेट के ट्रेंड्स की थोड़ी बात कर ले तो जो नेशनल ट्रेंड है जिस तरीके का हम इस साल में देखा है कि अच्छी खासी बिक्री, अच्छी डिमांड, प्रीमियम घरों की अच्छी डिमांड, इस तरीके का जो हमें देखने को मिल रहा है, पनवेल पे क्या इम्पैक्ट ये नेशनल रियल एस्टेट ट्रेंड्स का आता हुआ आप देख रहे हैं? यहाँ पर मैं 2 या 3 आंकड़े आपके साथ रीसेंट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो लास्ट ईयर एक जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से 2022 से 2023 के बीच में एक सर्वे किया गया कि भारत देश में ज़्यादातर लोग घर खरीदने वाले कौन हैं। तो उस सर्वे के मुकाबले 53% घर खरीदने वाले लोग मिलेनियल्स या जेन जी वाले लोग हैं। हु आर मिलेनियल्स एंड जेन जी? ये वो लोग हैं जो 18 से 34 वर्ष के युवा लोग हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि नवी मुंबई के लोग भी युवा वर्ग के लोग हैं, तो डेफिनेटली ये जो आंकड़ा है वो नवी मुंबई के लिए बहुत अच्छा है कि युवा वर्ग के लोग ज़्यादातर घर खरीद रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखा जाए तो इसके साथ में एक और सर्वे उसी कंपनी ने किया कि ज़्यादा डिमांड किस तरह के हाउसिंग की है, और उस सर्वे के हिसाब से नेशनल ट्रेंड, अगेन मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल ट्रेंड के हिसाब से 58% डिमांड 40 लाख या उससे कम घरों की है। अगर 40 लाख नेशनल ट्रेंड है तो अगर उसको मुंबई के हिसाब से एडजस्ट करें तो इट कैन बी समवेयर अबाउट 60-70 लाख। और अगेन नवी मुंबई के अंदर ज़्यादातर जो घर अफोर्डेबल अवेलेबल हैं वो इसी रेंज के हैं। तो अगर आप नेशनल ट्रेंड को कंपेयर करें और रीसेंट ट्रेंड को कंपेयर करें तो नवी मुंबई में उसी तरह की हाउसिंग बन रही है जिस तरह की डिमांड है। साथ में एक और आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा, सितंबर 2024 के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के हिसाब से इट वाज 92 पॉइंट्स विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन फ्यू ईयर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसी है और प्लस साथ में कंज्यूमर का माइंडसेट कैसा है। तो जब हम कह रहे हैं कि सितंबर 2023 का आंकड़ा 92 पॉइंट्स बता रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स इतना हाई है, यानी लोग आज भी पॉजिटिव हैं, मार्केट के बारे में बुलिश हैं, रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेंड कहीं ना कहीं नवी मुंबई मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं एंड वी थिंक द नेक्स्ट 2 to 3 डेकेड्स नवी मुंबई मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय लेके आने वाला है। ઓકે, તો નવી મુંબઈની અંદર જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું વિચારતા હોય, ઘર ખરીદવાનું વિચારતા હોય તો આ શોની અંદરથી તમને ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી મળી શકે છે અને એ જ ઉદ્દેશ્ય અમારો આ શો કરવાનો છે। એક આખરી સવાલ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ डेवलपर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में बिलीव करते हैं या लग्जरी या प्रीमियम हाउसिंग में? क्योंकि जो दौर हम अभी देख रहे हैं कि प्रीमियम हाउसिंग में ज़्यादा खरीदारी होती दिख रही है, लॉन्चेस भी ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं और अफोर्डेबल हमें कहीं पे वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। जरना जी, आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो शायद, आई मे बी रॉन्ग, बट शायद नसीरुद्दीन शाह जी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर जो हमारी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। बट अगर कमर्शियली अगर किसी की पिक्चर ज़्यादा चलती है तो सलमान खान। उसका कारण क्या है? मास वर्सेस क्लास, यानी भारत मासेस का देश है तो आम आदमी वो है जो अफोर्डेबल हाउस खरीदना चाहता है। 100 करोड़ के पेंट हाउस खरीदने वाले बहुत कम है। डेफिनेटली उसकी न्यूज़ ज़्यादा आती है पेपर में कि 100 करोड़ का पेंट हाउस मुंबई में बिका, बट आज भी आम आदमी वही है जो अफोर्डेबल हाउस खरीदना चाहता है 50 लाख से 1 करोड़ का। तो एज ए डेवलपर हमारी सोच यही है कि हम लोग आम आदमी के लिए घर बनाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग हमारी अब तक की सबसे एम्बिशियस टाउनशिप इस साल लॉन्च करने वाले हैं। नवी मुंबई में एक एरिया है अपर खारघर, जहां पर 30 एकड़ की हम लोग टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं। 7,000 घर बनने वाले हैं। 50 लाख से आसपास 1 BHK चालू होगा जो 1.5 करोड़ तक 3 BHK जाएगा। 70 से ज़्यादा एमेनिटीज़ है। 800 मीटर में मेट्रो का कनेक्शन है। सोच वही है, आम आदमी के लिए घर बनाओ, क्योंकि भारत आम जनता का देश है तो आपको काम भी आम जनता के लिए करना है। तो यही हमारी सोच है। ઓકે, તો અફોર્ડેબલ ઘરોની માંગ તો ચોક્કસપણે આગળ પણ રહેવાની છે અને ત્યાં ફોકસ પણ થતો જ રહેશે। ત્યારે જ ભાવેશજી, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। તો આ સાથે જ આ રજૂઆતમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપને છતાં છતાં એક વખત યાદ કરાવી દઈએ કે આપના રિયલ એસ્ટેટને લગતા, પ્રોપર્ટીના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય તો અમને લખી મોકલો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો સાથે જ હાલ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।